चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हिंदी पेडालॉजी जो सीटेट में बार बार पूछी जाती है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हमारा पहला क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन है कि लेखन कौशल के यानी जो लेखन कौशल है उसके मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। यानी जो लेखन कौशल के मूल्यांकन का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अनुभव लेखन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर लिखना, और तीसरा कह रहा है श्रुतलेख, और चौथा है सुलेख। तो जो लेखन कौशल के मूल्यांकन का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है वह अनुभव लेखन होता है। क्या होता है? अनुभव लेखन होता है, क्योंकि वह अपने अनुभवों को लिखता है। किसको लिखता है? अपने अनुभवों को लिखता है। किसको लिखता है? अनुभवों को लिखता है। इसलिए अनुभव लेखन होता है वह मूल्यांकन का यानी लेखन कौशल कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। दूसरा प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनियों की त्रुटियां करते हैं, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, बच्चों को उनकी गलतियों के लिए डांटेंगे, उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। दूसरा है, बच्चों को लिखित भाषा का समृद्ध प्रवेश देंगे, सही है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों की त्रुटियों पर लाल घेरा लगाएंगे ताकि वे उन्हें देख सकें, ये गलत है, क्योंकि बच्चों को क्रिएटिविटी करने की छूट दी जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि उन त्रुटियों यानी त्रुटिपूर्ण शब्दों के सही रूप को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। ये बिल्कुल सही है कि जो शब्दों में गलती हुई है उन्हें बार बार लिखने के लिए कहेंगे। क्या करेंगे? बार बार लिखने के लिए कहेंगे। तो हमारा डी ऑप्शन इसका यानी चौथा ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः यानी जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है वह मुख्यतः क्या है? कठिन है, सरल है, तीसरा है कि अन्य विषयों का अध्ययन है, चौथा है मुख्यतः भाषा शिक्षा है। यानी जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती है वह मुख्यतः अन्य विषयों का अध्ययन है, यानी मुख्यतः भाषा शिक्षा है। क्या है? मुख्यतः भाषा शिक्षा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसका जो आंसर हो जाएगा वो चौथा एकदम आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा आंसर एकदम सही हो जाएगा, ये वाला। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में यानी जो भाषा शिक्षण है उसकी प्रत्यक्ष विधि में नंबर एक यानी ऑप्शन एक है कि अनुवाद का सहारा लिया जाता है, यानी जो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में अनुवाद का सहारा लिया जाता है। नंबर दो, मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी जो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन सही है। दूसरा है लक्ष्य भाषा के प्रवेश का निर्माण किया जाता है। तीसरा है कि संरचनाओं का अभ्यास कराया जाता है। तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में जो किया जाता है तो वह लक्ष्य भाषा के परिवेश का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? लक्ष्य भाषा के परिवेश का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षक का दायित्व यानी जो हिंदी भाषा शिक्षक है उसका क्या दायित्व है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम को जल्दी से समाप्त करना, तीसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, और चौथा है भाषा की परीक्षा लेना। तो हिंदी भाषा शिक्षक का जो दायित्व होता है वह होता है भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। क्या होता है? भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। तो मैं बताता हूँ, अभी जो भाषा अवसर होते हैं उसे जुटाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपका कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, यानी जो प्राथमिक स्तर है उस पर भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। पहला ऑप्शन है कविता कहानी पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है कविता कहानी सुनना, तीसरा है सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशलों का विकास करना, चौथा है भाषा के नियम समझाना। तो जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है कि सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशलों का विकास करना। इसका एक सूत्र आता है वो है सुबोपले। क्या है? सुबोपले। सुबोपले। सु से सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। ऐसे ही आपका सातवां प्रश्न है
कि व्याकरण सिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, यानी जो व्याकरण सिखाया जाता है उसका सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन कह रहा है व्याकरण के सूत्र कंठस्थ कराना चाहिए, यानी करने चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण के नियमों पर आधारित अभ्यास कराना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पाठ के संदर्भ में व्याकरणिक नियमों को स्पष्ट करना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि व्याकरण की अलग से एक पुस्तक पढ़ाना चाहिए। तो ये 1, 2 और 3 गलत हैं। तीसरा ऑप्शन इसका एकदम सही है कि पाठ के संदर्भ में व्याकरणिक नियमों को स्पष्ट करना चाहिए। अगर पाठ के बीच-बीच में कुछ व्याकरण से संबंधित नियम आ रहे हैं या कोई शब्द आ रहे हैं तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। यानी तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर होगा। 8वां प्रश्न है हमारा कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अर्थ है, यानी जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति है उसका अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है मौलिक अभिव्यक्ति, दूसरा है विचारों की क्रमबद्ध अभिव्यक्ति, तीसरा है कल्पना से परिपूर्ण अभिव्यक्ति और चौथा है इनमें से सभी। तो जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति का जो अर्थ होता है वह होता है आपका ये सभी। क्या है? ये सभी। मौलिक अभिव्यक्ति भी आती है, विचारों की क्रमबद्ध अभिव्यक्ति भी आती है, कल्पना से परिपूर्ण अभिव्यक्ति भी आती है। तो यह सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह सभी। 9वां प्रश्न है कि भाषा अर्जित करना है, यानी जो भाषा है वो अर्जित करना है। पहला ऑप्शन है आपका कठिन होता है, दूसरा ऑप्शन है सहज एवं स्वाभाविक होता है, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में ही संभव है, चौथा है घर में ही संभव है। तो जो भाषा अर्जित करना सहज एवं स्वाभाविक होता है, ये आपका दूसरा ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा। क्या होगा? दूसरा ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा। 10वां प्रश्न है आपका कि हिंदी के प्रचलित विभिन्न रूपों का प्रयोग, यानी जो हिंदी के विभिन्न प्रचलित रूप हैं उनका प्रयोग निरर्थक है, सार्थक है। तीसरा कह रहा है कि भाषिक संप्रेषण के दायरे को बढ़ाता था, अतः यह सार्थक भी है। हिंदी के जो प्रचलित रूप होते हैं वो सार्थक तो होते हैं लेकिन भाषिक संप्रेषण के दायरे को भी बढ़ाते हैं, यह सही है। यानी तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऐसे 11वां प्रश्न है हमारा कि हिंदी भाषा की एक कक्षा में एक बच्चा अपनी मातृभाषा भोजपुरी का प्रयोग करता है, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे को भोजपुरी का प्रयोग करने से मना कर देंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करेंगे और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे को दंडित करेंगे और चौथा कह रहा है कि बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो हमें ध्यान देने वाली चीज़ तो ये गलत है कि बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हमें प्रत्येक बच्चे पर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। बच्चे को दंडित करेंगे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बच्चे को कभी भी दंडित नहीं करना चाहिए। बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करेंगे, ये सही है कि बच्चे की हमें मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। बच्चे को भोजपुरी का प्रयोग करने से मना करेंगे। हम किसी भी भाषा या विशेष क्षेत्र के बच्चे को कोई भी कार्य करने से या उसकी संस्कृति को अ, बढ़ने से नहीं रोक सकते। इसीलिए हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपका कि हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है, यानी जो हिंदी भाषा है उसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है कि बच्चों की आवधिक लिखित परीक्षा लेना। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों की लेखन मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करना। तीसरा है कि बच्चों के समस्त भाषाई कौशलों का विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन करना। चौथा है कि साहित्यिक और भाषा कौशलों का मूल्यांकन करना। तो जो हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो होता है आपका तो जो होता है आपका वो होता है तीसरा पूरा एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका कि बच्चों के समस्त भाषाई कौशलों का तो विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए उनका मूल्यांकन करना चाहिए। 13वां प्रश्न है आपका कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई विकास के लिए, यानी जो प्राथमिक स्तर पर है इस पर भाषाई विकास के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है कि गीत कविताओं का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि रोचक कहानियों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। इनमें से सभी। तो गीत कविताओं का तो प्रयोग करना ही चाहिए, रोचक कहानियों का भी प्रयोग करना चाहिए, भाषा के अधिकाधिक अवसर अवसर भी प्रदान करने चाहिए, यानी चौथा ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन-सा भाषाई कौशलों के विकास में सहायक है? नंबर 1 अधिक से अधिक भाषा को सुनना,
नंबर 2, अधिक से अधिक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। तीसरा है कि अधिक से अधिक मूल्यांकन करना, इनमें से सभी। तो जो भाषाई कौशलों के विकास में जो सहायक होता है वो अधिक से अधिक भाषा को सुनना। ठीक है, अधिक से अधिक भाषा का सुने, लेकिन उनका हमें प्रयोग भी करना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ये भी सही है। अधिक से अधिक मूल्यांकन करना, ये भी सही है। इनमें सभी यानी चौथा ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, यानी 14 का चौथा सही आंसर है। 15वां प्रश्न है हमारा कि कक्षा में बच्चे की मातृभाषा के प्रयोग का हमें निषेध करना चाहिए या पूरा सम्मान करना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि सीमित अवसर देने चाहिए। कह रहा है कि सीमित अवसर देने चाहिए, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा में बच्चे की मातृभाषा का जो हमें पूरा सम्मान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरा सम्मान करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा। 16वां प्रश्न है 16वां प्रश्न कह रहा है ये भाषा तुम्हारा जो 16वां प्रश्न है ये कह रहा है बिल्कुल कि बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को नंबर 1 कह रहा है कठोरता से देखना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि उपेक्षित करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। चौथा कह रहा है कि समाप्त कर देना चाहिए। तो बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा। क्या होगा? तीसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। ऐसे ही हमारा 17वां प्रश्न है कि पहले बच्चे के लिए लिपिबद्ध और उससे जुड़ी जो ध्वनियाँ हैं, कैसी होती हैं? निरर्थक होती हैं या सार्थक होती हैं या मूर्त होती हैं या अमूर्त होती हैं? तो पहले बच्चे के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी जो ध्वनियाँ होती हैं, वह सार्थक होती हैं या मूर्तक होती हैं या निरर्थक या अमूर्त होती हैं? तो वह मूर्त होती हैं। कैसी होती हैं? मूर्त होती हैं, यानी तीसरा ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर है। 18वां प्रश्न है कि बच्चों की भाषा यानी जो बच्चे हैं उनकी भाषा के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कि बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। तीसरा कह रहा है कि बच्चों की भाषा भाषा तार शैली में रहती है। क्या है? भाषा तार शैली में रहती है। चौथा ऑप्शन है कि बच्चों की भाषा सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक हैं। तो बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो बच्चों की भाषा सुधारने के संदर्भ में जो कथन सही है, वो चौथा कथन सही है कि बच्चों की जो भाषा है उसे सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक होते हैं। कैसे होते हैं? आवश्यक होते हैं। 19वां प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। यह कथन गलत है, सही भी हो सकता है। सही है क्योंकि रेखांकन भी अंततः भाषा की तरह अभिव्यक्ति का एक साधन होता है। यह तीसरा ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और चौथा है सही है क्योंकि भाषा पुस्तक में चित्र भी होते हैं। ये गलत है। क्या है? गलत है। भाषा की पुस्तक में कभी भी चित्र नहीं होते क्योंकि भाषा की पुस्तक में चित्र भी होते हैं और हो भी सकते हैं। 20वां प्रश्न है कि सृजनात्मकता का विकास करने में कौन-सा सहायक नहीं है? यानी जो सृजनात्मकता है उसके विकास करने में कौन-सा सहायक नहीं है? पहला ऑप्शन है कविता पूरी करना, दूसरा है चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, तीसरा है प्रश्नों के उत्तर लिखना, चौथा है अधूरी कहानी को पूरा करना। तो सृजनात्मकता का जो विकास करने में सहायक नहीं होता है वो कविता को पूरा करना नहीं होता है। चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन ये सही है। ये मतलब इसमें गलत हो जाएगा, सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ये भी सही नहीं है। प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये इसका सही है। क्या है? सही है। यानी अगर हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो वो सृजनात्मकता का विकास नहीं हुआ, इसीलिए यह प्रश्न क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है हमारा कि भाषा की कक्षा में यानी जो भाषा है उसकी कक्षा में दीवारें चार्ट से भरी हों, जो दीवारें हैं वो चार्ट से
भरी हो। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और तीसरा है कि औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए। और चौथा है व्याकरणिक नियमों पर बल देना चाहिए। तो जो भाषा की कक्षा में तो हमें क्या करना चाहिए? शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये हमारा एकदम क्या है? सही आंसर है। और 22वां प्रश्न देखते हैं कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्या होता है? लिखी जाती है पंजाबी, मराठी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं। तो जो हिंदी भाषा के अतिरिक्त जो भाषा होती है जो देवनागरी लिखी लिपि में लिखी जाती है वो मराठी होती है। कौन सी होती है? मराठी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, और जब 23वां प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है। एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है। एक समस्या है, बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। तो भाषा शिक्षण का बहुभाषिक जो संदर्भ होता है वह एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है या फिर बच्चों को एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। तो चौथा ऑप्शन इसमें सबसे ज्यादा बेटर होगा। और सीटेट में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सीटीईटी में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और 24वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना। तीसरा है कि मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना। चौथा है व्याकरणिक नियमों कंठस्थ करना। तो हिंदी भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना। मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना या फिर ये हो सकता है प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना। ये भी है मौखिक अभिव्यक्ति जिसे हम कहते हैं। 25वां प्रश्न होगा हमारा कि जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो पहला ऑप्शन है भाषा सीखना सार्थक होता है। बी ऑप्शन है भाषा सीखना निरर्थक होता है। तीसरा ऑप्शन है कि भाषा सीखना कठिन हो जाता है। और चौथा है बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो 25वां प्रश्न कह रहा है कि जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवनों की ज़रूरतों से जुड़ी होती है तो भाषा सीखना क्या होता है? सार्थक होता है। क्या होता है? सार्थक होता है। यानी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। पहला ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते हैं। नहीं, गलत है। बच्चे भाषा जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। ये भी गलत है। वो अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते हैं। वर्णमाला जानते हैं। भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। तो वो व्याकरण जानते हैं। क्या जानते हैं? नहीं, व्याकरण नहीं जानते। ये तो मैंने पहले ही क्रॉस करा। वर्णमाला जानते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले वर्णमाला जानते हैं। 27वां प्रश्न होगा कि पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास कैसे हों? पहला ऑप्शन है जिनके उत्तर निश्चित हों। दूसरा है जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों। तीसरा है जो बहुविकल्पीय हो। और चौथा है जो व्याकरण पर ही आधारित हों। तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों? तो जो पाठ्य पुस्तक में दिए जाते हैं वो अभ्यास जिनके उत्तर निश्चित हों। कैसे हों? निश्चित हों, ऐसे हों। 28वां प्रश्न है कि प्राय बच्चे बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं क्योंकि वे भाषा नहीं जानती हैं, उन्हें अभिव्यक्त का ज्ञान नहीं है। तीसरा है वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्त कर सकते हैं वह प्राय विद्यालयों में स्वीकार नहीं की जाती है। या फिर शिक्षक शिक्षिका एवं बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर है। क्या है? तीसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां प्रश्न है कि भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे। दूसरा है प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे। तीसरा है ड्राइंग बनाएंगे। चौथा है बच्चे को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता लाएंगे। तो जो भाषा शिक्षक के रूप में आप जो करेंगे बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता लाएंगे। यानी चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। या डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
30वां प्रश्न है और यह लास्टवां प्रश्न है कि बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज, परिवार से प्राप्त करते हैं। ये सही बात है बिल्कुल कि जो बच्चे होते हैं, वो अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज एवं परिवार से ही प्राप्त करते हैं या फिर वो विद्यालय से प्राप्त करते हैं। नहीं, पहले समाज में और परिवार से सीख कर जाते हैं, इसके बाद वो विद्यालय जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। थोड़ा बहुत रखते हैं, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। यानी हमारा पहला ऑप्शन एकदम सही है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।